ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन ओबीसी के साथ इन्होंने हमारी महिलाओं को भी आरक्षण नहीं दिया। हमें उस 33% में आरक्षण चाहिए, हमें अपने कोटे में से नहीं चाहिए। हमारा आदमियों का कोटा घटेगा, वो पूरे कोटे में से जा रहा है, अगर जनरल का घट रहा है तो हमारे आदमियों का भी कोटा घटेगा। ऐसी तो वही चीज़ हम कहेंगे कि जातिवाद है, तो पार्लियामेंट में भी जातिवाद है, तो हर जगह पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी। तो हमें तो फिर प्रतिनिधित्व तो चाहिए, चाहे वो महिला का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे ओबीसी का, चाहे जनरल का है। हम ये नहीं कहेंगे कि औरतें नहीं दबाई जाती, जनरल में दबाई जाती है, उनको भी दो, हम मना नहीं कर रहे हैं उनको। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत में मातृशक्ति को विशेष माना गया है, पूरे विश्व में माने, या हम भारत की बात करेंगे फिलहाल कि भारत में जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति, कुल आबादी का 50% है। 50% को कितना परसेंट आरक्षण आज के समय में मिल रहा है, यानी उनकी हिस्सेदारी क्या है राजनीतिक मुद्दों पर और तमाम मुद्दों पर। कहाँ कहाँ महिलाएं, वैसे तो कहने में आता है कि महिलाओं को जगह जगह हर क्षेत्र में अधिकार है, हर क्षेत्र में महिलाएं आज बराबरी कर रही हैं पुरुषों की, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं या थोड़े बहुत उदाहरण उन्होंने बना दिए हैं। वर्तमान समय में 33% आरक्षण जनरल कास्ट की महिलाओं को मिला है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटीज़ महिलाओं का क्या हाल है। माताजी कमलेश मधोलिया जी, जो कि जीवन संगिनी रही हैं अपने प्रोफेसर माता दीन जी की, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है और काफ़ी जातिवादी प्रताड़ना भी झेली है। उन मुद्दों पर बाद में जाएंगे, फिलहाल बात करते हैं महिला आरक्षण की। माताजी के पास में पूरी डिटेल्स मौजूद है, पूरी जानकारी, अच्छी खासी जानकारी है। तो मैं चाहता हूं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारतीय आवाम तक, भारतीय नारी तक ये सच्चाई पहुँचे। माता जी, आपका जय भीम संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा जो डिटेल्स आपको मालूम है वह कृपया हमारे लोगों को बताने की कोशिश कीजिएगा। जय भीम, जय संविधान। ये रिजर्वेशन जो 33% आया है उसके बारे में बोलने का एक मौका मैं भी देना चाहती हूँ कि जो बिल आया है पार्लियामेंट में, ये सिर्फ महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से बहुजन महिलाओं के लिए धोखा है। इसमें जो सबसे पहले बात कही गई है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आरक्षण ओबीसी को ही नहीं दिया, लेकिन ये शब्दों का जाल फेंका है इन लोगों ने। उसमें SC ST का भी महिलाओं का आरक्षण नहीं है। उसका कारण आप ये देखिएगा कि जो SC ST महिलाओं को आरक्षण दिया है इन्होंने, वो सिर्फ SC ST जो हमें पहले से मिल रहा है उसमें आरक्षण दिया है। जो हमारे, अगर ये आरक्षण उस बिल में से दें, उस कोटे में से देंगे जो पुरुष वर्ग का SC ST कोटा है, तो उसमें हमारे पुरुष वर्ग की सीट जाएगी। और जो इन्होंने 33% दिया है उसमें OBC का निकाल दिया है, तो उसमें ना SC ST है, ना OBC है, ना OBC में आप सभी महिलाएं आएंगी, मुस्लिम महिला आएंगी। जो मुस्लिम महिलाओं का जो गरीब बैकवर्ड इलाके की बैकवर्ड मुस्लिम महिला होती हैं, सिख महिला आएंगी, क्रिश्चियन महिला आएंगी और इसमें ट्रांसजेंडर भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हिंदू बहुजन OBC आएंगी, इसमें सभी का कोटा है और जो कि इन्होंने किसी को नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि SC ST को दे दिया है तो SC ST का कोटे का कोई भी मतलब होता है तो उसमें पहले से डिवाइड होता है। जैसे हमारी 543 सीट है फिलहाल, अभी इस टाइम जो पार्लियामेंट में 543 लोग पार्लियामेंट में सीटिंग है, और वैसे 45 मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर नहीं है अभी। तो उसमें क्या है कि 131 सीट हमारी SC ST की होती हैं। अगर आप 33% 543 में से निकाल देंगे तो आपकी सीट कम हो जाएंगी, पुरुष वर्ग की भी कम होंगी और उसमें
और भी कम होंगी और 180 के करीब सीट जाएंगी। 33% जब कट जाएगी तो आप ये बताइएगा कि 33% 180 सीट वहाँ चली गई और उसमें सिर्फ सवर्ण महिलाएं जाएंगी तो हमारी जो है SC ST की भी सीट कटेगी, उसमें से जनरल जो हैं उनकी भी कटेंगी। उसका कारण ये हो जाएगा कि जो जनरल पुरुषों की सीट कटेंगी वो तो अपनी महिलाओं को खड़ा कर देंगे, उनकी सीट वहीं की वहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। और जो हमारी सीट हैं वो ना पहले से थी और ना अब है, वो तो जो सीट वो देंगे वो तो हमारे पुरुषों की सीट जाएंगी, जो SC ST के पुरुष हैं उनकी सीट जाएंगी। ये एक धोखा है। अगर इनको 33% देना है तो 545 में से आप 33% निकालिएगा तो 180 सीट महिलाओं को जाएगी। 180 सीट में से आप उसी में आप SC की निकालिएगा, ST की निकालिएगा, फिर बहुजन जो OBC हैं उनको निकालिएगा। जब उनकी सबकी सीट निकलेंगी तब आपकी जो जनरल में है आप उनमें डिवाइड करिएगा कितनी जनरल में सीट जाएंगी और कितनी SC ST और OBC की सीट बचेंगी वहाँ। आप कहते हो कि OBC का कोटा नहीं है इसलिए हमने OBC के नहीं दी, तो ये भी एक अत्याचार है। बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लाए थे तो उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह ये नहीं लिखा था कि महिलाओं को 33% दिया जाए। उन्होंने बराबर का समानता का हिसाब रखा था, तो वैसे भी हमें 50% होनी चाहिए। अगर हिंदू कोड बिल लगता उस ज़माने में, जो कि इन सवर्ण और हिंदूवादी लोगों ने नहीं लगने दिया, तो उस टाइम में ही हमें 50% मिल जाती सीट। हमें आज 33% के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। माता जी मैं यहाँ पे एक बात अपनी रखना चाहूँगा इसी मुद्दे पर। जैसे 50% मतलब होना चाहिए आबादी के हिसाब से, वैसे भी नारी परिवार की धुरी है, बहन, बेटी, माँ या जीवन संगिनी किसी भी रूप में, तो हर परिवार में नारी किसी न किसी रूप में मौजूद है और वही परिवार को चलाती है। हाँ, तो अगर ऐसे में नारी को सिर्फ 33% पे ही सीमित कर दिया जाएगा और उसमें भी आप बता रहे हैं कि SC ST का जो पुरुषों का कोटा उसी में से पूरा करने की कोशिश की जाएगी, जबकि वास्तविकता के आधार पर यदि 50% पे हम जाएं आबादी के हिसाब से और नारी ही करता धरता है परिवार का ध्रुवीकरण करने वाली, यदि उसकी ताकत को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या कम से कम समतुल्य तो रखा जाए कि 50-50% हो, तो उस हिसाब से क्यों विचार नहीं हो रहा, इस पर रोक क्यों लग रही है? उसका कारण ये है कि एक तो पुरुषों की सीट बच जाएगी। जो आज ये गुंडे, मवाली, बलात्कारी, ये हत्यारे वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी सीट कटेंगी जी। फिर वो उतनी तादाद में नहीं जाएंगे क्योंकि वो महिलाओं पे सीट जाएगी जी। दूसरी हालात बदल जाएंगे। दूसरे हाँ, देश के उस टाइम हालात बदलेंगे, वो बिकाऊ नहीं होंगी जी। जो आज एक पार्टी से जीतते हैं लोग और दूसरी पार्टी में लालच में चले जाते हैं, वो नहीं बिकेंगे, कम से कम महिला तो नहीं बिकेंगी जी जी। और दूसरी बात यह है कि हम जड़ से क्यों नहीं जानना चाहते इस महिला आरक्षण को। महिला आरक्षण 1997 में देवगौड़ा जी लेके आए थे जी। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो बिल पास नहीं करा पाए थे। उसी टाइम से हमारे जो समाज के 4 पिलर थे, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव, इन लोगों ने उस टाइम ऑब्जेक्शन उठाया था कि जब तक हमारी महिलाओं को 33% को आप इसमें आरक्षण नहीं दोगे तब तक हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बार बिल पास हुआ था, क्योंकि जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था तो देवगौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई थी, इसलिए वो चीज़ छोड़ दी गई थी। उसके बाद उन्होंने 98-99 में भी कोशिश की थी बनाने की, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुद्दा उनका यही था कि जब तक हम
पास नहीं होने देंगे इसको बिल को, जब तक कि हमारी SC ST दबी कुचली महिलाओं को, बहुजन महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आप आरक्षण नहीं दोगे 33% में, तब तक हम इसको बिल को पास नहीं होने देंगे। उस टाइम में भी 2000 में भी, 2003-4 में भी और 2002 में भी ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की कि ये महिला बिल पास हो जाए, लेकिन ये इन लोगों ने पास नहीं होने दिया था। जब कांग्रेस की सरकार आई दूसरे टर्म में, तो इन्होंने ये जब 2009 में ये पास बात शुरू की गई, तो 108वें संविधान संशोधन करके इन्होंने कहा कि हम महिला बिल पास करेंगे। 9 मार्च 2010 को इन्होंने राज्यसभा में पेश किया। तो उस टाइम पे भी मुद्दा यही उठा कि जब तक आप आरक्षण नहीं दोगे दबी कुचली महिलाओं को 33% महिलाओं में के आरक्षण से, तब तक हम इसको पास नहीं होने देंगे। और तब तो उस टाइम में जो बीजेपी के बैकवर्ड इलाके के बैकवर्ड लोग थे, गोपीनाथ मुंडे और उनके जो सहयोगी थे, वो उन्होंने कह दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि अगर इससे सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी अगर ये अपोजिशन में भी अपोज भी हम उनको भी अपोज करेंगे अगर हमारा ये बहुजन पिछड़ा वर्ग को और SC ST को इसमें आरक्षण नहीं दिया। तो आप यहाँ तक देखिएगा कि उस टाइम कितना लोगों में एकता थी। आज हमारे समाज में इतना लालच आ गया है कि हमारे लोग ही उस चीज़ को नहीं मुद्दे को खड़ा कर पाए। और जो असली पिलर थे हमारे शरद यादव, दिवंगत शरद यादव और मुलायम सिंह यादव और पासवान जी, ये तीनों अब दिवंगत हो चुके हैं। अब ये नहीं है, लालू प्रसाद इस हालत में नहीं है कि वो आवाज़ उठा सकें इस तरह की। जो ये बिल आज आया है, तो वर्तमान में आया, ये एक शर्म वाली बात हो गई। आप देख सकते हो कि उनका कहना जो क्या गलत था कि हमारी महिलाओं की आवाज़ कौन उठाने वाला, क्या सवर्ण महिलाएं आवाज़ उठाएंगी हमारे लिए? हमारी महिलाओं की कोई आवाज़ उठाएगा? और इसका जीता जागता सबूत ये है कि 2005 को देखें तो 2009 के बाद जो कांग्रेस की सरकार आई और अब तक की जो सरकार आई, उनमें किन किन लोगों ने हमारी महिलाओं की आवाज़ उठाई। आप सीधा सा एक उदाहरण समझ सकते हैं कि 2012 में निर्भया केस हुआ था, उसमें सड़कें भर गई थी और पूरी दिल्ली सरकार को क्या केंद्र सरकार को हिला के रख दिया था। उसमें जो उसके परिवार को जो सहायता मिली, निर्भया के परिवार को, उनको फ्लैट दिया गया, उनके भाई को नौकरी दी गई, उनको पैसा दिया गया। वहीं पर आप देखिएगा कि 2020 में जो हाथरस केस हुआ, आप ये देखिएगा कि उच्च वर्ण के न्याय में और SC ST और OBC के न्याय में कितना अंतर होता है। जो हाथरस की वाल्मीकि का जो अत्याचार हुआ, सेम केस था, रेप केस और मर्डर, लेकिन वहाँ चारों लोगों को फांसी मिली निर्भया केस में। और जो मनीषा वाल्मीकि थी, उसके लिए न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके घर में आप ये देखिएगा कि CRPF बैठा रखी है। वो परिवार ऐसे जी रहा है जैसे कि एक कैद में जीता है जी। वो उनका कैदी बना हुआ है, कोई कहीं पर कोई आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है उनके घर में, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर वो कहीं पे जाते हैं तो उन पुलिस वालों को, उन CRPF के लोगों का भी लेके जाने का खर्च उठाना पड़ता है उन्हें। तो आप ये बताइएगा कितने बुरे हाल आते हैं। और न्याय के नाम पे क्या है कि न्याय के नाम पर 3 लोगों को उन्होंने बरी कर दिया है और एक जो मुख्य आरोपी था, उसका जो डिसीजन आया था कि वो हत्यारा है, वो बलात्कार केस में कहीं पे नाम ही नहीं है उसका। और जबकि कोई भी केस ऐसा नहीं होता है जो मरने से पहले बयान आता है उसको मान्य होता है कोर्ट को, लेकिन यूपी कोर्ट ने, जो निचली अदालत है, उसने उसको नहीं माना, उनको जबकि उस मनीषा वाल्मीकि का जो आखिरी बयान था मजिस्ट्रेट के सामने, वो ये था कि 4 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया, गलत काम किया। तो
कैसे आप उन 3 लोगों को बरी कर सकते हो और चौथे आदमी को हत्या बता के उसके लिए आप बलात्कार की सज़ा से उसको हटा सकते हो। तो हमारी महिलाओं को न्याय कहाँ मिला? या कभी आपने देखा कि स्मृति ईरानी ने कोई शोर मचाया, या कोई बीजेपी की और किसी औरत ने हमारे लिए, जो हैं यूपी की महिला अध्यक्षा ने कोई आवाज़ उठाई? जो महिला वहाँ की यूपी की मिनिस्टर होगी, क्या उसने आवाज़ उठाई? जब हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो हमें तो प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें अपनी महिलाओं को लाना पड़ेगा, और हमारा पूरा अधिकार है कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण हमें चाहिए। जी। मैं मनीषा वाल्मीकि को तो काफ़ी चोट आई थी गर्दन में, जीभ में, उस समय जब ये केस सुर्खियों में आया था तो उस वक्त इसका जिक्र हुआ था। यही सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी लास्ट टाइम में। जी। तो इतनी घायल अवस्था में क्या एक व्यक्ति का ये काम था? और वो कह रहे हैं कि उसका नाम जो एक को अभी मतलब जो है नाम बता रहे कागजों में नहीं है, कंप्लेन लेटर में नाम नहीं, वो उनको बरी कर दिया, 3 को बरी कर दिया है, नहीं किया तो उसका नाम ही गुल बता रहे हैं। तो जब ये सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी तो आप उसमें, जब सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, चार्जशीट तभी दाखिल हुई थी, तब उसमें ये था, उन्होंने सीबीआई ने इंक्वायरी करी थी कि ये चारों लोग हैं वहाँ पे शामिल। तो तब कैसे पुलिस वहाँ उनको छोड़ सकती है? क्योंकि जातिवादी मानसिकता वाले जज भी बैठे हैं, जातिवादी मानसिकता वाले पुलिस ऑफिसर भी हैं। पुलिस ऑफिसर ने जो शुरू में बयान दिए थे, आप समझ सकते हैं, उन्होंने कहा कि रेप हुआ ही नहीं है, उसकी जबान इसलिए कटी है क्योंकि उसकी गर्दन मरोड़ दी गई थी, उसकी कमर हो गया था, मतलब 10 चीज़ें उन्होंने बताया था। लेकिन बाद में जो है उसका यही हुआ कि भाई जब चीज़ सारी सब निकल के आई तो जब यही था कि चारों लोगों ने रेप किया है। तो कैसे कोई जज उस चीज़ को इग्नोर करके अपना फैसला सुना सकता है? तो ये मनीषा वाल्मीकि शायद 19 और 20 के आसपास की थी अंदाजन, मेरे को 19 की थी। 19। तो मतलब एक तरीके से बच्ची का मेडिकल हो सकता था और मेडिकल हुआ भी होगा, तो क्या उससे पुष्टि नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, या उसको पढ़ा नहीं गया, या उन्होंने अपने हिसाब से बना ली? नहीं, उसके 72 घंटे का टाइम होता है और ये 11 दिन के बाद ये इसका मेडिकल हुआ था। लेकिन जो उस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर जो उसका इलाज देख रहे थे, उन्होंने भी ये माना था कि जो इसने जानकारी दी है उन लोगों ने इसका रेप किया है, और मेडिकल तो हुआ है उसका, बिना मेडिकल नहीं हुआ। वो बात अलग है कि ये मेडिकल की रिपोर्ट छुपा सकते हैं, गलत दे सकते हैं, बिल्कुल गलत बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो उन 3 अपराधियों को तो बरी कर दिया इन्होंने, और चौथे का नाम नहीं बता रहे, जबकि इतना बड़ा वारदात है, इतनी बड़ा मैटर है। पुलिस ने डेड बॉडी को भी अपने हिसाब से। हाँ, तो इसीलिए हमें अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें महिलाओं की क्या पार्लियामेंट में ज़रूरत है? जी, पार्लियामेंट में तो है ही, राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी रहेंगे, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ इस पर कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे हमारे बेटियाँ, बहन बेटियाँ फोर्स में हो, आर्मी डिफेंस में हो, जुडिशरी में हो, हर जगह हो, मतलब 50% जब आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को, तो महिलाओं को जो 50% आरक्षण का लाभ हमारे समाज की महिलाओं को मिलेगा, तो क्या ये इन जो एक मुख्य इंसाफ करने वाली जो सीट्स हैं, देखिए ये तो हमारे समाज में 50% तो ये कभी देने वाले हैं नहीं, कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे इनका बहुत नुकसान होता है। ये कभी भी 50%, ये जो रिजर्वेशन था ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए था, ये हर एक जगह के लिए नहीं था। हर एक जगह तो जो जा रही हैं, ये 33% जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ राजनीति के लिए है। और राजनीति में मैं बता दूं कि जो दूसरे कंट्री हैं, अगर हम उसमें देखते हैं अपने कंट्री के रेशियो, तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। जी, तो यानी SC/ST महिलाओं का, OBC माइनॉरिटीज़ का, इनका कभी कोई मतलब सुधार होने वाला नहीं है, इसी बैकवर्ड हालत में ही रहेंगे हमेशा?
ये देखिएगा, ये जो और देशों में है वहाँ पे कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये थिंक टैंक PRC लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसमें रवांडा में 63% महिलाएं हैं, बोल्निया में 53 हैं, क्यूबा में 48.9 है, मतलब 49 समझिएगा, स्वीडन में 46 है, नॉर्वे में 46 है, दक्षिण अफ्रीका में भी 45% है, ऑस्ट्रेलिया में 38% है, फ्रांस और जर्मनी 35% है, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी 21% है, और जो इंडिया है यहाँ सबसे गिरा हुआ है, ये 15% है। तो आप देखिएगा, यहाँ रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़नी है 27 सालों से, लेकिन वहाँ पे भी हम लोगों को पूरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे भी हमारी महिलाओं से ये कहा जा रहा है कि सवर्ण महिलाएं जाएंगी राजनीति में और दूसरी महिला घर बैठेंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना अत्याचार नहीं हो सकता, और कि जो हमारी महिलाएं, बहुजन महिलाएं हैं, चाहे वो OBC के हैं, चाहे SC ST हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे ट्रांसजेंडर है, महिला महिला होती है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उनको सबको आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी डिमांड है ये, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये आरक्षण कोई किसी के लिए भीख नहीं होता। ये जब आरक्षण किया जाता है, चाहे वो SC ST OBC के लिए हो और चाहे महिलाओं के लिए हो, जबकि समाज में समानता लानी होती है तब ये आरक्षण लागू किया जाता है। जब समानता हमें लानी है तो हमें उन सब महिलाओं को देखना होगा, चाहे वो SC ST में है, चाहे OBC में है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, ईसाई हैं या ट्रांसजेंडर है, क्योंकि आज ट्रांसजेंडर भी पढ़ लिख के काबिल औरतें बन रही है, उनको भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। जी, तो कुल मिलाकर के सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है हमारी महिलाएं। हाँ, बिल्कुल सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, और ये बहुत ही, इसका उपाय क्या है, हल क्या है अब आगे? देखिए, इसके लिए तो हमें आंदोलन करने पड़ेंगे। आप ये देखिएगा कि आप परसों तरसों चेन्नई में भी एक सभा हुई है महिलाओं की, उसमें जो ये महिलाएं हैं, लीडर महिलाएं जी, उन्हीं की सभा हुई है, और उसमें जो बैठने वाली थी वो तो अलग ही होती हैं। इसमें सोनिया गांधी भी थी, प्रियंका गांधी भी थी, इसकी कन्नी मौजी भी थी, और शरद पवार की बेटी जो सुप्रिया सूले हैं वो भी थी। मतलब काफ़ी लीडर ऐसी थी। क्या है कि उनमें आज तक यही चल रहा है कि OBC को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन OBC के साथ इन्होंने हमारी महिलाओं को भी आरक्षण नहीं दिया। हमें उस 33% में आरक्षण चाहिए, हमें अपने कोटे में से नहीं चाहिए। हमारा आदमियों का कोटा घटेगा, हम मानते हैं, तब हमारा, अगर हम 33% में से आरक्षण लेंगे तब हमारा कोटा घटेगा, क्योंकि वो पूरे कोटे में से जा रहा है। अगर जनरल का घट रहा है तो हमारे आदमियों का भी कोटा घटेगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो बराबर का अधिकार है वो तो मिलेगा। जी, एक ये नाइंसाफ़ी सभी सरकारों में रही है, सरकार किसी भी पार्टी की रही है, वो आज कोई भी सरकार ये नहीं कह रही है कि हाँ SC ST को भी नहीं मिला। पहली तो बात ये है, ये गलत फहमी है कि SC ST को मिल गया। वो सिर्फ उस कोटे में से दिया है ना, आप अपने कोटे में से दो ना, जो वुमेन है, वुमेन के कोटे जो 33% है। मेन मुद्दा वो है कि 33% में से हम सबको चाहिए। अच्छा, ये 33 की जगह 50% नहीं हो सकता? 50% तो रहेगा या नहीं रहेगा? 50% का होना चाहिए। उस पर संघर्ष रहेगा ना? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, करना पड़ेगा। और ये आंदोलन कितने समय में आप मान रहे सफल हो जाने की उम्मीद है? क्योंकि ये एक तरफ से महिला करते हैं और फिर ये महिलाएं सबसे ज्यादा बैकवर्ड। देखो, महिला का तो कोई भी सरकार आ रही है, अब अभी की जो सरकार है, आप और तो क्या देखोगे, सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू के साथ अत्याचार हो रहा है। जी। उसको मंदिर में नहीं जाने दिया, गर्भगृह में नहीं जाने दिया, उसको संसद की पूजा कर ली उसमें नहीं जाने दिया, जो इनॉग्रेशन किया। तो क्या मतलब है ये? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने बिल पास करा दिया, ये बीजेपी का ढिंडोरा है। ये तो झुनझुना है, ये झुनझुना है। बीजेपी ने ढिंडोरा पीट दिया कि हमने बिल पास करा दिया, लेकिन जब आपने सबकी आंखों के सामने आपने द्रौपदी मुर्मू को इग्नोर कर दिया, तो आपने
किसके साथ इंसाफ किया? एक बार नहीं कई बार किया है इन्होंने। एक बार नहीं कई बार किया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप देखिएगा जो अमेरिका में अभी 14 अक्टूबर को वहाँ पे अमेरिका में एक स्टैचू लगाई है, उसका नाम दिया है इन्होंने इक्वेलिटी स्टैचू। जी। इक्वेलिटी का मतलब है कि सबको समान, समरूपता। जी। हमारे कंट्री में क्या हो रहा है कि जहाँ भी अम्बेडकर की देखो, फोटो देखो, मूर्ति देखो, उसका सिर काट दो, उसका हाथ काट दो। इक्वलिटी कहाँ है? पहले तो हमारा समाज इतना डूब चुका है अब तो कि हर तरह से अपने आप को बर्बाद कर चुका है। और ये तो सबसे पहले तो हम अपने जो 131 SC ST के वहाँ पे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, MP बने बैठे हुए हैं, और OBC के जो भी बैठे हुए हैं, जो 131 से अलग हैं OBC के, और तो और महिला जो OBC की हैं और SC ST की, उन लोगों ने अपने अधिकार स्वर्ण महिलाओं की गुलामी के लिए समर्थन दिया है। उन्होंने उनकी झोली में फेंक दिया कि हाँ अब हम तुम्हारे गुलाम हैं। 33% का आरक्षण पास करवा के उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि हमारा अधिकार है ये? वो 131 लोग कहाँ मर गए? वो क्यों नहीं मांग रहे आज? क्या वो शरद यादव और रामविलास पासवान और मुलायम सिंह यादव की जिम्मेदारी थी कि सबके लिए लड़ाई लड़ें? आज वो नहीं है तो तुम नहीं लड़ाई लड़ोगे। आज तुम्हारा क्या मतलब है बैठे रहने का वहाँ पे? तुम सबसे ज़्यादा धिक्कार है उन लोगों को, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को तो वोट भी नहीं देना चाहिए थी। जो तुम महिलाओं को अपने घरों में रखते हो, तंग करते हो, वही आज तुमने पार्लियामेंट में करके दिखा दिया। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात तो कुछ भी नहीं है। वो सारे जहाँ पे भी मीटिंग होंगी आजकल, कहीं पे भी देख लो, मीटिंग में कोई 2 महिला मुश्किल से मिलेंगी, सारे आदमी बैठे मिलेंगे। सही बात है। क्यों? हम ये पूछना चाहते क्यों? जब आदमी लीडर बन सकता है तो तुम अपनी औरतों को घर में बिठा के क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं अपनी महिलाओं को ला रहे? चाहे बहन को लाओ, बेटी को लाओ, पत्नी को लाओ, किसी को भी लाओ, लेकिन क्यों नहीं आ रही आपके साथ महिलाएं? आज तुम अकेले लीडर बन रहे हो, और ये हमारे पितृसत्तात्मक सोच है। ये हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच है। माहौल है ये मनुस्मृति की देन है, या हमारी परंपरा में तो नहीं था, बौद्धिक परंपरा में ये नहीं था। देखिए, बौद्धिक परंपरा में था या नहीं है, लेकिन हम बौद्धिक परंपरा में भी नहीं जाना चाहते। हम तो आज का माहौल देख रहे हैं जी। हम अगर 4000 साल को ये देखें कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट ने ये, बौद्ध ने ये कहा, हम मानते हैं बौद्ध के टाइम में, भगवान बुद्ध के टाइम में समानता थी, वहाँ पे औरतों को बराबर समझा जाता था। लेकिन सम्राट अशोक के टाइम में भी था। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आज हमारी समस्या क्या है? आज क्या है प्रेजेंट टाइम? सबसे ज़्यादा 86% हमारी महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, गांव में चाहे शहर में, हैं। तो हमारी जो सवर्ण महिला है, उच्च वर्ग की महिला है, क्या हमारी कोई सुन रहा है? कोई हमारी आवाज़ उठा रहा है कि इन महिलाओं के क्यों बलात्कार हो? अगर इनकी महिलाओं के बलात्कार होंगे तो तब ये क्या आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या ये महिला आवाज़ नहीं निकालेंगी? निर्भया के लिए कैसे औरतें आ गई आगे? हमारी और औरतों के लिए मनीषा वाल्मीकि की छोड़ दो, उसके बाद कितनी हजारों लाखों लोगों के वो हो गए होंगे रेप। ऐसा तो नहीं है घर घर में रेप हो रहे हैं, किसके लिए आवाज़ उठ रही हैं? तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने समाज को नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें सीट मिल जाए, बस हमारे लिए बहुत है जी। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को लेकर के अभी हमारे बहुजन पत्रकारों की अगर बात करें महिलाओं की, तो शायद गिनती की 4-6 महिलाएं नजर आती हैं, हार्डली, मुश्किल से। हाँ जी। जिनमें से एक रेखा दुग्गल है, एक नीलम बौद्ध है, एक सुमन बौद्ध लड़की अभी आई है कुछ ही टाइम पहले। ये 3 हैं, इनके अलावा 2-4 महिलाएं एक वो है मीना कोतवाल भी है। जी जी। नेहा शायद उसमें, हाँ, नेहा भी है। तो क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए? ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे मुद्दे ठीक ढंग से रख सकती हैं, अपने समाज के मुद्दे रख सकती हैं, उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए। ये हमारे आज समय की आवाज़ है। मतलब लीड करेक्टर में, सोशल एज ए सोशल एक्टिविस्ट के लीड करेक्टर में, लीड में आना चाहिए। ये काम पुरुषों का ही नहीं है, ये सभी का है। हमारी महिलाओं को आगे आना चाहिए। नीलम बौद्ध ठीक काम कर रही है, मीना कोतवाल भी ठीक काम कर रही है। रेखा दुग्गल का मुझे इतना नहीं पता, बहुत डीपली काम करती हैं वो। ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन हम कहते हैं कि और महिलाओं को भी आना चाहिए। बहुत सारी मतलब महिलाओं बहन बेटियों को सामने आना चाहिए। हाँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी आएंगी इसके बाद में। हाँ, एक शुरुआत तो हो। हाँ। तो और कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे कि आप 33% वाले चैप्टर में जाना चाहेंगे महिला आरक्षण को लेके, या 50% वाले चैप्टर में ज़्यादा सूटेबल क्या रहेगा आने वाले समय में? देखिए 50% जो रखा, जो ये तो आज डिमांड हो रही है, जो ये 33% का, ये तो पहले से चला आ रहा है। हाँ, ये 33% का इन लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि राजीव गांधी ने 33% आरक्षण पंचायत में करा था, पंचायती राज में। तो इन लोगों ने उसी के अनुसार ये किया है कि 33% हम करें। लेकिन अगर आज की आवाज़ देखेंगे तो आज हमें 50% की ज़रूरत है। और ये 1975 की बात है, शायद दिखाती हूँ मैं, ये इंदिरा गांधी के टाइम में, हाँ 1975 के टाइम की बात है। एक रिपोर्ट आई थी, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, टूवर्ड्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि हर वर्ग की, हर क्षेत्र की महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देना है। उसमें कहीं 33% का हिस्सा नहीं था। बराबरी का मतलब है 50%। तो हमें 50% की आवाज़ उठानी चाहिए। अगर 50% की भी आवाज़ जब उठेगी तो हमें 33 में तो अभी से आवाज़ उठानी चाहिए। और जो ये इलेक्शन आ रहा है, देखा जाए तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि 33% हर दल अपनी महिलाओं को 33% टिकट दे। जब आप टिकट दोगे तो महिला जीत के आएगी। अगर आप टिकट नहीं दोगे तो महिला घर बैठी तो जीत नहीं पाएगी। और हर महिला के पास, हमारे जो SC ST महिला है या OBC महिला है, उनके पास इतने बड़े साधन तो नहीं है कि इतना पैसा लगा के, करोड़ों रुपया लगा के एक इलेक्शन जीतेंगी। तो उनको हमारी पार्टियां ही उनको फंड करें और उन महिलाओं को जिताना की कोशिश करें। जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, यदि कोई महिला जैसे निगम पार्षद होती है, तो निगम पार्षद हो गई या सरपंच हो गई किसी भी क्षेत्र में, पूरे भारत की मैं बात करूँगा, कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला है। हाँ। कि उस घर का पुरुष उसकी ड्यूटी निभाता है एज ए सरपंच, एज ए निगम पार्षद, मतलब नेतागिरी वो करेगा। जीतेगी महिला रिजर्व सीट से, लेकिन वो इस पर क्या कहेंगे? आपकी भी जानकारी में होगा ये है, ये पूरी जानकारी में है। ये होता क्या है कि अगर पंचायत में प्रधान बन गई हो तो फैसले में आदमी बैठेंगे, एक पंचायत में उसको बिठा लेंगे। तो दूसरा होगा क्या कि जब फैसला होगा तो जो पुरुष होंगे वही फैसला करेंगे। उसको कहेंगे कि तू सिर्फ अपना ठप्पा लगा, अंगूठा लगाओ या साइन करो। ऐसे में गांव की महिलाएं या शहर की महिलाएं, जो निजी समस्याएं होती हैं महिलाओं की, कई तरह की समस्याएं हैं, मतलब गली मोहल्लों की भी समस्याएं होती हैं, तो वो महिलाएं वो समस्याएं रख सकती हैं। हाँ। लेकिन जब वहाँ पुरुष बैठा होगा प्रधानी पे या सरपंची पे, तो वो उससे तो नहीं वो बात कर पाएंगी। एक महिला प्रधान होगी, एक महिला नेता होगी, एक महिला निगम पार्षद होगी, तो उससे तो वो सारी बातें खुलकर कह सकती हैं। देखिए, पहले तो हमारे जो प्रधान बन रहे हैं, चाहे वो महिला बन रही हैं, कुछ भी बन रहे हैं, वो उन्हीं पुरुषों की महिलाएं बन रही हैं जो आदमी अपने एरिया में दबंग है। चाहे वो SC ST का है या कोई हो, OBC का हो या SC ST का, थोड़ा सा दबंग होगा, वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देगा, चाहे वो अनपढ़ हो। ठीक है ना। अब अनपढ़ औरत होगी तो वहाँ पे, अगर गांव की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि राजस्थान है या हरियाणा है, उसमें क्या है, घूंघट बैठे रहेंगी करके, हैं। जब घूंघट बैठ के करेंगी तो वो क्या डिसीजन ले सकती हैं, आप समझ सकते हो। फिर होगा क्या कि उसको कहेगा कि तू यहाँ पे बैठ, जब फैसला आएगा घर में कॉपी ले आएगा, उस पर साइन करा लेगा, अपने घर चला जाएगा, वहाँ पंचायत में चला जाएगा। आपने डिसीजन तो करा ही नहीं, आपका डिसीजन तो पुरुष कर रहे हैं। मतलब महिला वंचित की वंचित ही रहेगी। महिला तो वहीं की वहीं है। जो नेता बनी है, वो जो नेता आदमी बन चुके, उन औरतों के आदमी नेता बन चुके हैं,
वो औरत नेता नहीं बनी, वो तो घर में ही बैठी है। तो ये हमारे लिए और भी डरावनी चीज़ है। हम ये कहेंगे कि अगर कोई गरीब औरत भी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो उस औरत को खड़ा करो जो कि अपने डिसीजन लेने में कम से कम उसे ये तो पता हो कि मैं किस चीज़ पे साइन कर रही हूँ और मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले उसे ये पता होना चाहिए इसको नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। अगर आदमी फैसला लेगा तो फिर वो औरत का बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, वो तो नाम हो गया, वो नाम है सिर्फ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी कि वो कार्ड डालेंगे अपनी जेब में और गांव में घूमेंगे कि हाँ भाई हम प्रधान हैं। है नाम उसका हो रहा है कि हाँ भाई वो है। वो हमारे गांव में भी है। मैं गई हूँ 5-6 साल पहले, तो वहाँ का प्रधान जो है वो औरत बना रखी है, जाट थी। जेब में वो लेके डाला हुआ है कार्ड और घूम रहा है। कोई भी बात करो उससे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। महिला तो घर में बैठी है, महिला से तो पता ही नहीं है। जनरल कास्ट की महिलाएं और हमारी SC ST OBC की महिलाएं, ये जो रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, इन दोनों के जो अवसर इनको मिलने चाहिए, वो उसमें कोई फ़र्क है कि इसमें भी यहाँ पे भी जातिवाद आ जाता है कि भाई जनरल वाली तो ज़्यादा कामयाब है, उनको खुलकर मौके मिल रहे हैं हर जगह हर क्षेत्र में, और हमारी वाली को जो SC ST OBC की हैं उनको मतलब वो मौके नहीं मिल पा रहे, उन्हें वंचित ही हैं अभी तक। वंचित तो हैं वो, अभी भी वंचित। हाँ, उनको वो जो मिनिस्ट्री में है, पहली तो बात है कि जो ऐसी मिनिस्ट्री है वो ज़्यादातर आदमियों के ही पास हैं, जो पैसे वाली हैं, रॉब वाली हैं, पावर वाली हैं, वो ज़्यादातर महिलाओं के पास नहीं है। वो सवर्ण महिलाओं के पास भी नहीं है। एक अब इसको छोड़ के सीतारमण को और इसको देख लो स्मृति ईरानी को, इन दो को छोड़ के और कोई किसी को पावर नहीं है जी। अगर हम उसको देखें कि पहले टाइम जो बीजेपी का पहला टाइम था इनका, उसमें भी इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था देखने के लिए कि भाई सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय दिया था, लेकिन वो बेचारी इतनी काबिल होने के बावजूद भी वो यहीं पे बैठी रही इंडिया में। yes. और हमारे मोदी जी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ गए। उनके नाम पर जो डिसीजन सुषमा स्वराज को लेने थे विदेशों में जाके, yes. वो सब जाके डिसीजन मोदी ने ले लिए। वही ना, उनके नाम। तो वो हरेसमेंट सब जगह होता है महिलाओं का। और जहाँ तक वंचित महिलाओं का सवाल है, वंचित महिलाओं को वो चीज़ें, वो डिपार्टमेंट, वो मंत्रालय नहीं दिए जाते जो पुरुषों को दिया, हाँ, जनरल वालों को दिया जाता है। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाए, हम दिल्ली का देख रहे हैं, दिल्ली में 6 मिनिस्टर या 7 मिनिस्टर हैं, उसमें महिला कौन है? महिला कौन सी है यहाँ पे? कोई है मिनिस्टर महिला? जानकारी के बाहर। भैया आप सत्येंद्र जैन को देख लो, मनीष सिसोदिया को देख लो। अब ये आतिशी आ गई है, वो बात अलग है, वो तो मनीष सिसोदिया की वो है अलग से हैं। बाकी जितने भी मिनिस्टर हैं, केजरीवाल तो है ही है, और सभी पुरुष हैं। इसमें महिला नहीं है। जबकि हमारी राखी बिरला होनी चाहिए थी, बिल्कुल, है ना, नाम आया दिमाग में जी, है ना, राखी बिरला होनी चाहिए थी। एक तो वंचित होनी चाहिए थी। इन्होंने एक सीट जो उसकी रखी है SC की, वो सिर्फ पुरुषों के जा रही है, तो वो हमारी महिला वहाँ पे भी नहीं है जी। थोड़ा सा हटकर लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर ही, डॉक्टर रितु सिंह एट प्रेजेंट लगातार अपने धरना प्रदर्शन पे हैं, और वो समाज की आवाज़ बनकर कि उन्हें तो नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। बिल्कुल सही है उनका मुद्दा कि वो समाज की लड़ाई लड़ रही है इस समय, बहुजनों की आवाज़ बन गई हैं। क्या आने वाले टाइम में एक नेता के रूप में सामने आ सकते हैं कि 5 अक्टूबर का आंदोलन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा संदेश दिया समाज को, दुनिया को, देश और दुनिया को, और ये एक पहचान अपनी बनी है उनकी, और बहुजन नेता के रूप में उनको देखना चाहते हैं लोग? हाँ, ये तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो आएगी आगे, और आना चाहिए उसको, बिल्कुल, क्योंकि वो अब सब बंधनों से मुक्त है। क्योंकि अगर उसको नौकरी नहीं मिली है तो वो अपने
जान पे खेल के अब वो नौकरी वाले मुद्दे से ऊपर आ गई है। वो अपनी जान पे खेल के सड़क में बैठी हुई है। जी जी। और वो ये दिखाना है उसको, और समाज को भी दिखाना है, देश को भी दिखाना है कि देखो, एक वंचित औरत में भी, एक वंचित महिला में भी ताकत है कि वो सड़क पे बैठ के अपने हक अधिकार ले सकती है। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए और उसके साथ खड़ा भी होना चाहिए। हम बार बार जाते हैं वहाँ पे, इसीलिए जाते हैं कि भाई उसको हौसला मिले और ये आगे के लिए उसे नेता तो बनना चाहिए। जी। डॉक्टर रितु सिंह, नहीं, बहुत सारी जगह से आवाज़ आ रही है कि उन्हें एक नेता के रूप में लोग देख रहे हैं आने वाले टाइम में। और डॉक्टर रितु सिंह एक मतलब बहुजन बेटी, अकेली लड़की, मतलब जो है कहीं मतलब महिलाओं का समर्थन कहीं कमज़ोर है या बराबर है या पुरजोर समर्थन है? नहीं, महिलाएं उसका समर्थन तो कर रही हैं लेकिन उस तादाद में नहीं आ रही। वही मात्रा जो ज़्यादा होनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। और ये हमारे समाज की बदनसीबी है कि हमारी महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं। जी। हम 14 अक्टूबर को यहाँ कालका जी में भी गई थी मैं, वहाँ पे उन औरतों को भी बोला था कि भाई आप लोग वहाँ पे भी जाके उसको समर्थन दो, जिससे कि उसका हौसला बढ़े। और ये कोई वो गलत उसमें नहीं वो धरना दे रही, उसका वो राइट भी है और अब उसका तो अपना अधिकार है, वो समाज की आवाज़ है। खुलकर वो इस बात को कह चुकी है नहीं, सही बात है। लड़ाई तो बंद, मुझे तो नौकरी मिल रही है लेकिन मुझे करनी नहीं है, मुझे न्याय चाहिए। डॉक्टर सविता राय को गिरफ्तार करके जेल भेजना है, सही बात है। और समाज में जिन बच्चों पर जुल्म हो रहा है या जातिवाद हो रहा है तो वो आवाज़ वो बनकर वहाँ मौजूद है इस समय। देखिए, ये यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े खेल हो रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है। हमारे नहीं, अब हमारे बच्चों पे ज़्यादा है। जी जी। IIT के 2 बच्चे इसी साल जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। एक का तो पता है कि वो अनिल कुमार, सुसाइड नहीं है, वो एक का मर्डर हुआ है, मर्डर ही है वो सब, और एक जो है वो सुसाइड है। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें। इस गवर्नमेंट ने आके हमारी जो एजुकेशन है वो इस तरह कर दी है, बहुत कमज़ोर कर दिया है कि आगे जो IIT के बच्चे हैं जो ये जैसे तैसे जा रहे हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि हर आदमी जो टीचर हैं आज के समाज की, चाहे पब्लिक स्कूल की हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल की हो, मैं दोनों को कह रही हूँ, वो उनके अंदर इतनी भेदभाव, जातिगत भेदभाव इतना बढ़ गया है कि वो हमारे बच्चों को देख ही नहीं पा रहे हैं। ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि किसी को मटकी छूने पे, किसी को होमवर्क नहीं करा उस पे मार दिया जा रहा है, किसी को फीस नहीं दी जा रही है उसको मार दिया जा रहा है। आप किस तरह से, किसी को इंग्लिश नहीं आती है इसलिए IIT के बच्चों को मार रहे हैं। ये तो बहाने हो गए, लेकिन जिन बच्चों की फ़ी भी पूरी गई है, सब कुछ पूरा रहा है, उन बच्चों पे भी जुल्म हुआ है जातिवाद संबंधित। हमारे समाज के कुछ बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े जहाँ महंगी फीस जाती है, उन बच्चों ने भी, वो बेटी हो या बेटा हो, उन्होंने भी जातिवाद बहुत भुगता है। और जहाँ तक देखो महिलाओं की जो बात हो रही है ना, महिला आज हम कह रहे हैं कि मणिपुर में चल रहा है, अभी हम क्या कह रहे हैं कि 3 महिलाओं का बलात्कार कर दिया, उनको नग्न घुमा दिया, वहीं पे अटके हुए। लेकिन वहाँ पे अगर बच्चा पैदा हो रहा है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, वहाँ पे जो दवाइयों की जो बच्चा बीमार हो रहे हैं, अब इतना बीमारी फैल रही है, किसी को स्मॉल पॉक्स हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो, डेंगू तो चल ही रहा है, मलेरिया हो रहा है, उनके लिए अस्पतालों में कहा जाता है कि आपके पास, हमारे पास दवाई नहीं है। तो आप ये बताइएगा कि उन महिला और वो गरीब आदमी कैसे जी रहे हैं वहाँ पे। हम उसी चीज़ पे अटके हुए कि भी 3 महिलाओं का नंगा करके उनको बलात्कार कर दिया और घुमा दिया। वो हर रोज हो रहा है, बिल्कुल, वो आज नहीं हो रहा, वो इतने महीनों से हो रहा है, लगातार हो रहा है। हम सिर्फ एक चीज़ पे अटके हुए हैं। तो हमारी महिलाएं तो वहाँ पे रोज बलात्कार की शिकार हो रही हैं। स्ट्रीट क्राइम पर जो बच्चों को दिशाहीन करके, इसमें पुलिस प्रशासन शामिल है, पुलिस भी शामिल है। पुलिस को नॉलेज होती है, हर एरिया का बीट ऑफिसर होता है और उसकी पूरी ड्यूटी बनती है कि वो उस गुंडागर्दी को कंट्रोल करे। लेकिन वो किसी शरीफ बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब कर सकता है वो पुलिस वाला अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए,
लेकिन वो गुंडागर्दी पर रोक नहीं लगाएगा, बल्कि गुंडों की चमचागिरी करते हुए दिखाई देता है। तो इससे स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है। इस पर क्या कहेंगे? बच्चे बच्चियां सहमे हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम का तो आप ये देख लीजिएगा कि जो देवरिया में कांड हुआ है अभी, वो जातिवाद है जी। उसमें जो एक आदमी मर गया है यादव, जो कि सबसे शुरू में मरा, उसका घर बड़ा है, वो पूर्व पंचायत अध्यक्ष था। जो वहाँ दुबे हैं जिनके 5 फैमिली के लोग मर गए हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिएगा कि जिनके वो दुबे नाम से सारे ब्राह्मण एक साथ हो गए। वहाँ पे योगी ने भी डंडा चला दिया कि उसका घर बुलडोजर से गिराया जाएगा, यादव का, क्योंकि वो यादव है। इसलिए नहीं कि उसने क्राइम करा, क्योंकि सबसे पहले जो मारा वो यादव को मारा। यादव को मारा है तो वो किसने बुलाया या किसने मारा, उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही कि वो आदमी किसने मारा। ये इंक्वायरी हो रही है कि उसके मौत की सुन के जो गांव के 50-100 लोग वहाँ पे गए, उन्होंने उस परिवार को मारा, उसकी चिंता हो रही है। उसका जो एक बड़ा बेटा है, उसकी लैंग्वेज देखिएगा, वो सिर्फ ये कहता है कि जब तक इसका एनकाउंटर नहीं होगा इस परिवार में से किसी का, और जब तक इसका घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, नेस्ताबूद नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या ये कानून संगत है? कानून संगत है या ये जातिवाद के लिए बोल रहा है कि भाई उसको कितना पैसा मिल गया? राइट। उसको जो वहाँ का विधायक है शलभ मणि त्रिपाठी, वो ब्राह्मण है, उसने उसी को 50 लाख दे दिया दुबे को, जबकि वो 18-19 साल का लड़का है, जो कि वो कहता है जी मैं पूजा करता हूँ, ये करता हूँ। अगर जिसके पास 100 बीघा जमीन है तो क्या उसका घर इतना सड़ा हुआ मिलेगा? दीवार छप्पर टूटा फूटा ये है। अगर तुम भाई उसमें काम करना चाह रहे थे तो 100 बीघा बहुत ज़मीन होती है, आपने काम क्यों नहीं करा आज तक? जो उसका भाई था उसने वो बेच ज़मीन, उसको यादव को उसके हिसाब से वो उसने खरीद लिया। वो ज़मीन का प्रॉपर्टी का अलग हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले जो मर्डर हुआ वो यादव का हुआ। हम ज़मीन के उसमें नहीं जाना चाहते, वो किसने कराया, गवर्नमेंट उसको नहीं चुन। मतलब यहाँ पर भी डिसीजंस में जो है जातिवाद सामने आया है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि 50 लाख उसने दे दिए और लोग दे रहे हैं, कोई लाख दे रहा, कोई 2 लाख दे रहा, कोई 5 लाख दे रहा। बाहर से एक किसी आदमी की वो आई है खबर कि भाई वो कह रहा कि मैं इसका मकान 2 मंजिल का बना के खड़ा करूँगा। तो दुबे को तो इतना पैसा मिल गया, लेकिन जो परिवार उसका है, उसके बच्चों की ये नहीं सुनवाई कर रहे। 2 लड़कियां हैं, उनसे ये नहीं पूछा जा रहा तुम्हारे घर में क्या हालात हैं, क्योंकि जब घर का एक मुखिया मर जाता है सही तो उसको घर कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। तो ये हर एक क्राइम जो है, वहाँ पुलिस छावनी बनी बैठी है, वहाँ यादव के घर किसी को नहीं पहुँचने दे रही पुलिस। जो आप पुलिस की बात कह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि पुलिस ही वहाँ यादव के घर जाने को रोक रही है। वो कहती है आप उससे मिल नहीं सकते, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन जैसे तैसे अगर कोई चला गया तो वो कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि यादव के घर तो सब जा रहे हैं, वहाँ पे दान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यादव को कौन देखा है? ये जातिवाद का पूरा खेल है। अगर जातिवाद सब जगह है तो वही चीज़ हम कहेंगे कि जातिवाद है, तो पार्लियामेंट में भी जातिवाद है, तो हर जगह पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी। तो हमें तो फिर प्रतिनिधित्व तो चाहिए, चाहे वो महिला का हो, चाहे SC/ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जनरल का है जी। हम ये नहीं कहेंगे कि औरतें नहीं दबाई जाती, जनरल में दबाई जाती है, उनको भी दो, हम मना नहीं कर रहे उनको जी। तो कुल मिलाकर के जो पूरा माहौल है जातिवाद का है, जिससे देश की जो प्रथम नागरिक है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इससे के दंश से, जातिवाद के दंश से अछूती नहीं रही। प्रेजेंट समय की बात हो रही है जी। ये उनके साथ भी भेदभाव है जी, बिल्कुल। महिला वाला भेदभाव तो है ही, महिला भी है और जातिवाद भी है। जातिवाद वाला क्योंकि भी है। जातिवाद का इसलिए है क्योंकि उनको वो अछूत हैं और महिला इसलिए हैं कि वो एक तो विधवा थी, इसलिए उनको इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया पार्लियामेंट की। इन द लास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, यदि आप एक महिला पुलिस अधिकारी होते या आपके पास ये पावर होती
कि आपके अधिकार क्षेत्र में वो ब्राह्मण आते जिन्होंने महामहिम जी को मतलब जो है मंदिर में प्रवेश करने से रोका और मनुस्मृति वाली बातों के डायलॉग्स उन्होंने बोलकर फिर से सुनाए, तो क्या उन ब्राह्मणों को आप अरेस्ट करवाते? बिल्कुल बिल्कुल, कानून तो यही कहता है। कानून तो यही कहता है। कानून तो यही कहता है कि जो भी कोई महिला को इस तरह से बोलेगा, और वो भी प्रथम नागरिक देश की, जी। तो उसके तो बनता है कि उसको काफी लंबी गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल होती, खासी सजा। अगर यही महिला सवर्ण होती जी, तो पुलिस एक्शन करती। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं, क्योंकि इस पे एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एसटी थी। जी बिल्कुल जी। अब मणिपुर के दंगे अभी भी थमे नहीं है और वहाँ अत्याचार नहीं, मणिपुर में तो अभी भी चल रहे हैं। और राष्ट्रपति महामहिम जी उसी क्षेत्र से बिलोंग भी करती हैं, मतलब उनके ही समुदाय के लोग वहाँ पीड़ा में हैं। हाँ। और ये पीड़ा कोई साधारण नहीं है, जानलेवा है लगातार। आपने प्रोफेसर माता दीन जी की जीवन संगिनी माता जी कमलेश मधोलिया जी को लगातार सुना है, महिला मुद्दों पर बहुत खासी चिंतित हैं और उन्होंने स्पेशली आपको खुलासा करके बताया है कि महिला आरक्षण पर किस तरीके से काम होना चाहिए देश में और क्या ज़रूरतें हैं। तो उनके तो आप उम्र देख रहे हैं, अब उनकी वो ये देश के लिए चिंतित हैं, महिला वर्ग के लिए चिंतित हैं, SC/ST समुदाय के लिए चिंतित है, OBC माइनॉरिटीज़ के लिए चिंतित हैं। तो मेरी समस्त नारी जगत से, मातृशक्ति से अपील है कि इन मुद्दों पर ध्यान दें और महिला आरक्षण, मेरी समझ में, ये मेरी निजी व्यक्तिगत राय है कि 50% जो है उनको पावर मिलनी चाहिए, वो सुअवसर मिलने चाहिए सभी क्षेत्रों में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।